Hello, this is Aman Sharma, and today we are going to start with the lecture 3, that is the interterritorial laws in IPC. Dealing with the jurisdiction first. जब हम jurisdiction से डील करेंगे तो jurisdiction का मतलब होता है एक लीगल पावर या फिर अथॉरिटी. जो लीगल पावर अथॉरिटी एक एरिया में एक्सरसाइज करी जाती है. जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो jurisdiction दो प्रकार के होते हैं. पहला जुरिडिक्शन होता है इंटर टेरिटोरियल और दूसरा होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल. तो आज हम इंटर टेरिटोरियल से डील करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जब हम आईपीसी के सबसे पहले मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट करूंगा. आईपीसी का प्रीएम्बल पढ़ते हैं सबसे पहले. वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया. जनरल पीनल कोड प्रोवाइड कराया गया है. सेक्शन 1 कह रहा है जनरल पीनल कोड प्रोवाइड कराया जाएगा इंडिया के लिए. जनरल पीनल कोड से मतलब क्या है? जनरल हर सेंस में वो जनरल रहेगा. क्यों? फॉर एग्जांपल अगर हम किसी अदर लॉ की बात करें, जैसे पीनल सेक्शंस आपको हर जगह मिल जाएंगे. जैसे बहुत सारे लॉज में पीनल सेक्शन मिल जाएंगे. जैसे अभी ट्रिपल तलाक को वो भी पीनलाइज कर दिया, तो उसके लिए अलग से एक्ट बनाया, तो ये स्पेशल एक्ट हो गया. लेकिन जो जनरली डील करे जाएगा और पीनल लॉज से, तो आईपीसी में किया जाएगा जनरल पीनल लॉज से. ओके, जब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 1 क्या कहता है? टाइटल, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट. टाइटल, एक्सटेंट और स्कोप बताता है आईपीसी का, कि आईपीसी कहां कहां तक एक्सटेंट होगी, कहां तक आईपीसी का स्कोप है. जब हम बैर रीडिंग करेंगे सेक्शन 1 की, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द आईपी इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. यहां पर जब आप देखेंगे तो ये ओमिट कर दिया गया है होल ऑफ इंडिया के बाद. ये क्यों किया गया है? यहां पर पहले एक फ्रेज था जिसको कहते हैं एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे.एंड.के. क्योंकि हमने पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर पर रणवीर पीनल कोड लागू होता था. यहां पर लेकिन ये अब यहां पर लागू होने लगा. क्यों होने लगा? मैंने उस लेक्चर में भी आपको पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि अब जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जो पीनल लॉ, जो आईपीसी थी, वो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड होने लगी. और इस एक्ट को कब लागू किया गया था? इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग याद रखिएगा. इस एक्ट को लागू किया गया था 31 अक्टूबर को 2019. 31 अक्टूबर, ये डेट हमेशा याद रखिएगा. और मैं आपको इसका स्केड्यूल भी बताता हूं, क्योंकि स्केड्यूल में इसको अमेंड किया गया था. कहां पर दिया है ये आप नोट कर लीजिए. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कभी भी. ये मैंने आपको जैसे बताया यूपी में, जैसे यूपी की वैकेंसी आ गई है, तो यूपी में ये क्वेश्चन आ सकता है. इसको मैं बता देता हूं कि कहां पर अमेंड किया गया. इसका है एंट्री 48 में अमेंड किया गया. ठीक है, ये याद रखेंगे सब लोग. एंट्री 48 में अमेंड किया गया इसको. ठीक है, आपने ज्यूरिडिक्शन समझ लिया, स्टैंड देख लिया, कहां तक ये लागू होता है, कहां तक नहीं लागू होता. सॉरी. तो फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये लागू कहां पे हो रहा है? होल ऑफ इंडिया में लागू हो रहा है. फिर इसके बाद हम जब सेक्शन 2 देखते हैं तो ये बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल लॉज, इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की. ज्यूरिडिक्शन मैंने क्या बताया आपको? ज्यूरिडिक्शन मैंने आपको बताया ना, एक लीगल पावर और अथॉरिटी जो एक एरिया में एक्सरसाइज करी जा रही है, एक स्पेसिफाइड एरिया है. जैसे आप जानते होंगे जेएमएफसी का ज्यूरिडिक्शन होता है. ठीक है, जेएमएफसी का अलग ज्यूरिडिक्शन होता है. क्षेत्र अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं, जेएमएफसी का अलग ज्यूरिडिक्शन होता है. सीजेएम का अलग ज्यूरिडिक्शन होता है. सेशन जज का अलग ज्यूरिडिक्शन होता है. इस प्रकार से. फॉर एग्जांपल अगर एक थाना प्रभारी है और थाना इंचार्ज है कहीं का, ठीक है, थाना इंचार्ज है अगर कहीं का, तो वो अपने एरिया में अपना जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है ना, जो एरिया में पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उसको हम कहेंगे ज्यूरिडिक्शन. वो ज्यूरिडिक्शन होगा. ठीक है, इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो इंटर टेरिटोरियल लॉज समझेंगे कि इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता क्या है. तो इंटर टेरिटोरियल लॉज की जब ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे, वो कहां पर दिया है? सेक्शन 2 में दिया गया है इंटर टेरिटोरियल लॉज. ठीक है, इंटर टेरिटोरियल लॉज सेक्शन 2 में दिया गया. ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आता है. इंटर टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इस साथ में. इंटर टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज बताएं, ज्यूरिडिक्शन बताएं, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बताएं, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ जाती है, मैं अगला लेक्चर लूंगा वो आपको जब बताऊंगा. ये इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, एक सेक्शन पढ़ी जाती है इसके साथ सीआरपीसी की, जिसका नाम है सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी. ये मैं अगले लेक्चर में आपसे डील करूंगा.
ठीक है। जब सेक्शन 2 की हम डायरेक्ट रीडिंग करते हैं, सेक्शन 2 की डायरेक्ट रीडिंग जब करेंगे, क्या लिखा है सेक्शन 2 में पढ़ते हैं। सेक्शन 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। किस ऑफेंसेस की बात कर रहा है? जो कमिट कहां करे गए? विद इन इंडिया किए गए हैं, इंडिया के अंदर ऑफेंसेस कमिट किए गए, उनके बारे में पनिशमेंट बताया वो कहां पर दिया। ठीक है। एवरी पर्सन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एवरी पर्सन shall be punished, shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। एवरी पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर? एवरी पर्सन क्यों मैंने बोला अंडरलाइन करने? इसलिए अंडरलाइन करने के लिए बोला मैंने एवरी पर्सन, क्योंकि यहाँ एवरी पर्सन जो वर्ड दिया है ना, ये हर नेशनलिटी के जो पर्सन है, जो सिटीजन है, चाहे इंडिया का सिटीजन हो चाहे किसी और नेशनलिटी का सिटीजन हो, किसी भी रैंक का हो, किसी भी अथॉरिटी का हो, यहां पर उसको इन्वॉल्व किया जाएगा इस एवरी पर्सन में। मैं आपको बहुत ही अच्छी एक चीज बता देता हूं, आईपीसी का एक टोड है, अगर आपको स्कोप समझ में नहीं आता, ये जुडिक्शन समझ में आते, आईपीसी कहा जाता है कि पीठ पर लद के चलती है। आप कहीं भी जाएंगे, आपके ऊपर आईपीसी लागू होगी। आप कहीं भी कुछ भी क्राइम कमिट करेंगे, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हम आगे 4(3) में देखेंगे, सेक्शन 3 और 4 में, कि कैसे कहां पर नहीं होती, कहां पर नहीं होती, वो कुछ एग्जाम्पशंस है कि नहीं है, वो हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। लेकिन आपको बेसिक चीज क्या याद रखनी है कि आईपीसी हर आदमी पर लागू होगी, हर व्यक्ति पर लागू हो रही है। यहां पर पीठ पर लदी हुई जा रही है, आप जहां चल रहे हैं ना, आईपीसी आपके साथ साथ चल रही है, कहा जाता है। तो ये बात है, ठीक है। और जब हम इस डायरेक्ट रीडिंग करी जैसे, तो क्या बोला? एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट कॉन्ट्री टू द प्रोविजंस देयरऑफ, जो कि यहां पर गिल्टी है विद इन इंडिया। अगर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ए ने कोई क्राइम कमिट किया, कहां पर कमिट किया? कहते हैं नागपुर में कमिट किया, नागपुर में क्राइम कमिट किया, ठीक है। ए हम मान लेते हैं नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और यू कैन से अ सिटीजन, नॉन सिटीजन, जो भी मानना हो आप मान सकते हैं। नॉट अ सिटीजन है, वो यहाँ का सिटीजन नहीं, यूएस का सिटीजन है, लेकिन ए ने क्राइम कमिट किया कहां पर? नागपुर में। तो जो ए की ट्रायल होगी ना, ए को जो पनिशमेंट मिलेगी वो किसके अंडर परव्यू मिलेगी? आईपीसी के परव्यू में मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब ए यहां पर अपने इंडिया का सिटीजन है, ए फॉर एग्जाम्पल इज इंडियन आर्मी ऑफिसर, एक इंडियन आर्मी का कैप्टन रैंक पर वो पोस्टेड है, ठीक है। और उनसे एक मर्डर हो जाता है, उनसे एक मर्डर हो जाता है, किसी का भी मर्डर हो जाता है, A to Z का मर्डर हो जाता है, ठीक है। Z का मर्डर हो जाता है। यहां पर जो A की लाइबिलिटी बनेगी ना, A की लाइबिलिटी आईपीसी के थ्रू ही बनेगी, आईपीसी में वो पनिश किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे इस लॉ में, जो इंटर टेरिटोरियल यहां तक समझ में आए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। इंटर टेरिटोरियल लॉ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस भी है, जिसको हम लोग जानते हैं मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है इंटर टेरिटोरियल लॉस का, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 3 और 4 में भी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 में भी इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 में क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताता हूं, कि जो उसमें वर्डिक्ट आया वो मैं बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट। पहले अपन उसके फैक्ट्स देखेंगे, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के फैक्ट्स, ठीक है। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। कब का केस है? AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट 1957 का केस है, ठीक है। जब ये हम केस के बाद मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, इंटर टेरिटोरियल लॉज के एक्सेप्शंस क्या है, कि जो इंडिया में क्राइम विद इन इंडिया क्राइम कमिट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आईपीसी के थ्रू उनको पनिश नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा? वो कुछ एक्सेप्शंस है। मैं अब ये केस के फैक्ट्स बताऊंगा पहले, और केस में क्या वर्क डेट आया विथ रेफरेंस टू सेक्शन 2, विथ रेफरेंस टू सेक्शन 3 भी कुछ वर्डिक्ट आया, 4 भी आया, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन विथ रेफरेंस टू सेक्शन 2 क्या वर्डिक्ट आया वो हम देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो मैं आपको फैक्ट्स क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले, एक पाकिस्तानी सिटीजन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लेते हैं, शोएब अख्तर होते हैं,
ठीक है, शोएब अख्तर है, पाकिस्तानी सिटीजन है। वो क्या करते हैं, वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। वो एक बॉम्बे में उनके एजेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है, बॉम्बे में उनके एजेंट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, बॉम्बे में उनके एजेंट्स होते हैं और उनके थ्रू कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस करवाते हैं। क्या कहते हैं कि हम आपको राइस देंगे, एजेंट्स के थ्रू करवाते हैं। किसके? फॉर एग्जांपल जेड के लिए करवाते हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किसके ऊपर हो रहा है? जेड के लिए हो रहा है, एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। कौन कर रहा है? शोएब अख्तर जी कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं हम आपको राइस देंगे, राइस का आपको प्रोड्यूस देंगे आप, और किसके थ्रू करते हैं? लेटर्स के थ्रू करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेटर्स, टेलीग्राम्स, ठीक है, इनके थ्रू करते हैं, ठीक है। कंपनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, लेटर्स और टेलीग्राम्स होते हैं, लेकिन एजेंट्स के थ्रू करते हैं, एजेंट्स भी इसमें बीच में है, ठीक है। उसके बाद जब लेटर्स के थ्रू फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि आप मुझे 5 लाख रुपए, धीरे धीरे वो 5 लाख रुपए ले लेता है, धीरे धीरे किस्तों किस्तों में करके 5 लाख रुपए ले लेते हैं। कौन? शोएब अख्तर जी, इनसे, जेड से, ठीक है, एजेंट्स के थ्रू। और जो राइस का प्रोड्यूस उन्होंने बोला था ना शोएब अख्तर जी ने कि हम आपको देंगे, वादा किया, वो उन्होंने राइस का प्रोड्यूस नहीं देते। अब जब केस किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस पहुंचता है तो बोलते हैं एजेंट्स के अलावा शोएब अख्तर जी को भी पनिश किया जाना चाहिए आईपीसी में। लेकिन सामने वाला कहता है कि नहीं, वो तो यहां पर थे ही नहीं, ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, द कॉर्पोरियल प्रेजेंस वाज नॉट देयर, ठीक है। लेकिन फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट ये खुद वर्डिक्ट देता है कि corporeal presence is not material if you are convicting someone in IPC, even if he is in Pakistan। भले ही वो फॉरेनर हैं, भले ही वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका यहां पर आना जरूरी नहीं है फिजिकली क्राइम कमिट करने के लिए, वो वहां से बैठे बैठे भी क्राइम कमिट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेक्शन 420 के अंडर कन्विक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं है कि शोएब अख्तर जी खुद आए, फिजिकली प्रेजेंट हों, यही बोला गया। इस केस में मैंने इंटर टेरिटोरियल में इसलिए आपको ये केस बताया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है ना विद रेफरेंस टू सेक्शन 2 है, ठीक है, कि कोई भी कहीं भी क्राइम कमिट करे, ठीक है, कोई भी कहीं भी क्राइम कमिट करे, ये माना गया कि ये विद इन इंडिया क्राइम कमिट किया गया है, कॉर्पोरेट प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है, बात ये है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके एक्सेप्शंस देखते हैं कि इंटर टेरिटोरियल लॉज में कौन कौन से एक्सेप्शन है जब आईपीसी में पनिश नहीं किया जाता, किन लोगों को पनिश नहीं किया जाता, ठीक है। ये सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है मुबारक अली वाला, मुबारक अली का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जब हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे या फिर एग्जम्पशंस की बात करेंगे कि इंटर टेरिटोरियल लॉज से किसको एग्जम्पशन दिया जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कौन से लोग? बड़े लोग। बड़े लोग कौन होते हैं? जो 361 क्लॉज 2 में दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन है बड़े लोग? प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर के। इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग डायरेक्ट इनिशिएट नहीं कर सकता, ये एग्जेम्प्टेड है। यहां पर आईपीसी के प्रोविजंस इन पर लागू नहीं होते। If you want to convict or you want to institute a criminal proceeding against president or governor, there's a procedure given for in special acts, in the special acts only the procedure is given for their conviction or for each and every for their commission of an offense, okay। तो यहाँ पर उनके क्राइम को यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, उनके क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, आईपीसी में आप उनको कन्विक्ट नहीं करा सकते। 361(2) कहता है, आर्टिकल, ऐसा नहीं आर्टिकल, सेक्शन नहीं, आर्टिकल है, ठीक है। 361(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। और कौन कौन से लोग होते हैं? जैसे जो फॉरेनर्स आते हैं, जैसे हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं और यहाँ पर क्राइम कमिट कर दें, मान लो। फॉरेनर्स कौन से? स्पेशल फॉरेनर्स कौन से? डिप्लोमेटिक एजेंट्स। अब जानते हैं जैसे हमारे यहाँ से जो IR फोर्स जो फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, इन लोगों के पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। ये पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है,
मैं जब बता रहा हूँ डिप्लोमेटिक एजेंट्स हो गए, काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, यहाँ पर आए हैं किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए हैं, जो डेलीगेशन आता है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है इस लॉ से। आईपीसी के अंदर उनको कन्वर्ट नहीं है, उनके अलग स्पेशल लॉज है, ठीक है। और एम्बेसडर्स होते हैं जो अलग अलग हाई कमीशंस होते हैं, ठीक, हाई कमिश्नर्स होते हैं जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनको भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। लिख लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए, एलियन एनिमी को भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एलियन एनिमी को भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और आपने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पढ़ा होगा, जो एलएलबी कर रहे होंगे बच्चन को होगा, अगर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, रेफ्यूजी लॉ पढ़ा होगा। तो जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में जो सिविलियंस होते हैं या फिर एक्ट्स ऑफ वॉर में जो एक्ट्स ऑफ वॉर में लगे हुए सोल्जर्स होते हैं, उनको भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो हु इज व्हाइल ही इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर के जो प्रिजनर्स होते हैं कह सकते हो, या फिर सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पशंस बता दिए, इंटर टेरिटोरियल लॉस जुडिक्शन बता दिया, सेक्शन 2 में दिया गया, डायरेक्ट रीडिंग करवा दी, इसका केस बता दिया, एक्सटेंट और स्कोप बता दिया। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉस सेक्शन 3 और 4 देखेंगे। थैंक यू।